परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से जुड़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यू एंड करेंट अफेयर को लेकर के। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है ये आपकी क्लास है क्लास नंबर 8, यानी कि आज हम लोग लेक्चर 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 7 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और हम लोग इस सेशन में डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू और इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में जो करंट अफेयर बन सकते हैं परीक्षाओं के लिए, उन जो है प्रश्नों का डिस्कशन आपका हमारे साथ डेली बेसिस पर हो रहा है। आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा किसी चैप्टर बेस पर होने वाला है। एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, या उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो उसी पर केंद्रित होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग करंट अफेयर वाले जो है सेगमेंट को भी लेकर के चलेंगे। लेकिन आज के जो प्रश्न है वो बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए उन सभी कॉन्सेप्ट या उन सभी अवधारणाओं के साथ आज के सेशन के कंप्लीट डिस्कशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न जो है एक बार नहीं, ये नंबर ऑफ द टाइम ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका है रुपए की परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपीज से आपका ये सवाल है और पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। रुपए की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। क्या आपका ये स्टेटमेंट सही है? या दूसरा है रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, ये आप समझते हैं रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब। तीसरा है कि रुपए के अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को परिवर्तित करने कि स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, ये थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका भारत में मुद्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार को क्या करना, विकसित करना। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा आपको फाइंड आउट करना है, सही उत्तर आपको निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। आई थिंक सो अभी तक आपका सही आंसर भी आ चुका रहा होगा या सही उत्तर भी आ गया होगा। क्लियर है बात? रुपए की परिवर्तनीयता की बात अगर करें हम लोग तो आंसर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या सही आंसर होगा। पहले समझेंगे हम लोग कि रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। तो जैसे रुपए की कन्वर्टिबिलिटी की बात आती है तो हम जो है तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ हम लोग को मूव करना होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत 2 अकाउंट्स होते हैं, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। और जो कन्वर्टिबिलिटी है वह एक्चुअल में भारतीय रुपए का विदेशी मुद्रा के साथ जो है एक्सचेंज से रिलेटेड है। यानी अगर भारतीय रुपया जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में पूरी तरीके से कन्वर्टेबल है, यानी 100% कन्वर्टेबल है, तो हम इसको रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीस कहते हैं। और 100% कन्वर्टिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट यानी कि जो ट्रेड अकाउंट होता है, व्यापार जो खाता होता है, उस पर 100% कन्वर्टिबिलिटी की बात हमको देखने को मिलती है। वहीं पर जब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट पर जो है जो कन्वर्टिबिलिटी है वो 100% कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। तो आगे इस पे और भी अभी हम लोग बातचीत करेंगे फिलहाल। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर जा रहा आपका जा रहा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कह रहा है कि रुपए यानी भारतीय रुपए का अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं का भारतीय रुपए में 100% परिवर्तन। हालांकि ये केवल पूछा जा रहा है कि अर्थ क्या है रुपए की परिवर्तनीयता का, तो यहाँ पर आपको बस इतना ही जवाब देना है कि रुपए का विदेशी मुद्रा के संदर्भ में और विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपए के संदर्भ में जो अदला बदली होती है, जो परिवर्तनीयता होती है, उसी को कहते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर रहा रुपए की परिवर्तनीयता को लेकर के। यहाँ पर हमको एक और बात ध्यान देना है, रुपए की परिवर्तनीयता की जब हम बात कर रहे थे तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 2 अकाउंट्स हैं आपके पास। एक आपका अकाउंट है जिसको आप लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, यानी कि चालू खाता कहते हैं, और दूसरा जो अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा होगा ये है आपका कैपिटल अकाउंट, जिसे आप पूंजीगत खाता के नाम से जानते हैं। तो करेंट अकाउंट पर याद रखिएगा कि जो कन्वर्टिबिलिटी है वो कितना परसेंट है, 100% है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी है, ये कन्वर्टिबिलिटी दरअसल अवेलेबल है क्या, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल है। और ये फुल कन्वर्टिबल के लिए जो है भारत में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिस कमेटी को हम लोग तारापोर समिति कहते हैं। कौन सा? तारापोर, SS तारापोर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था इन 1997 और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी इन 1997 में। और इसके अलावा एक बार इनकी रिपोर्ट आई इन 2006 और ये दोनों ही वर्ष में इन्होंने
कैपिटल अकाउंट को फुल कन्वर्टेबल रहने की बात करी, यानी पूंजीगत खाते के पूरी तरीके से जो है 100% कन्वर्टेबल करने की बात करी। लेकिन हालांकि आज भी जो है पूंजीगत खाते जो है हमारे देश में वह पार्शियल यानी आंशिक रूप से ही क्या है, कन्वर्टेबल है। पूंजीगत खातों के आंशिक रूप के या पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। जैसे अगर हम कैपिटल अकाउंट पर अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी कर देते हैं तो फ़ायदे हमारे पास ये होंगे कि हमारा जो शेयर बाज़ार होगा वो वैश्विक शेयर बाज़ार होगा। हम विदेशों से ऋण या विदेशों से निवेश का आकर्षण अच्छा कर सकते हैं, या भारत का जो श्रम बाज़ार है वो श्रम बाज़ार विदेशों से बेहतर निवेश को आकर्षित कर सकता है। लेकिन समस्याएं ये होंगी इसकी, चूँकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है ये दशकों से देखी जाती रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है विदेशी निवेश आने के बजाय भारतीय जो है कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी होने की वजह से भारतीय जो है जो व्यापारी हैं वह अपने निवेश को विदेशों में करने लगे। तो कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात, ये 100% तब ज़्यादा बेहतर होगा जब कुछ और भी मानक पूरे होते हों, जैसे कि राजकोषीय घाटे का जो स्तर है वो 3% या उससे कम होना चाहिए, और जो महंगाई की दर है वो 5% या उससे जो है कम होना चाहिए। तभी यह जो है जो फेवरेबल कंडीशन होगी वह हमारे जो है पक्ष में हो पाएगा। तो दरअसल इन कई सारे जो है चुनौतियों के कारण फिलहाल के लिए जो हमारे देश का पूंजीगत खाता है ये वास्तव में अभी फुल कन्वर्टेबल नहीं है। इस बात को याद रखना, हमको तारापुर समिति का नाम याद रखना है जिसकी रिकमेंडेशन है कैपिटल अकाउंट फॉर फुल कन्वर्टिबिलिटी को लेकर के। आई थिंक सो पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रुपए की परिवर्तनीयता से मतलब है कि जो है भारतीय रुपए का मुद्रा विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपए में कन्वर्टिबिलिटी से मतलब है। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपने ये बात भी समझ ली। मुझे लगता है यहाँ से इसके अलावा कुछ और जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित तत्वों पर आपको विचार करना है और क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट है आपका, किसी मुद्रा का अवमूल्यन, जो कीवर्ड है इस क्वेश्चन का वो क्या है, अवमूल्यन है। तो किसी मुद्रा का जो अवमूल्यन है उसका प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, यानी अवमूल्यन का प्रभाव आपसे पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको बढ़ाता है। दूसरा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। और आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा, यानी उपरोक्त जो स्टेटमेंट है उन सभी जो है स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लियर बात। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन किसे कहते हैं हम लोग, डिवैल्यूएशन किसे कहते हैं हम लोग। तो डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन का मतलब होता है कि जब सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जानबूझ करके भारतीय मुद्रा की वैल्यू को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर दिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। यानी अगर जैसे मान लीजिए $1 इक्वल्स टू, अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर 80 रुपीज़ है और सरकार जो है अवमूल्यन के जरिए $1 यानी $1 इक्वल्स टू सरकार ने इसको कितना कर दिया, 100 रुपीज़ कर दिया। तो अब भारतीय रुपए की तुलना में जो है, यानी भारतीय रुपया जो है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। एक सामान्य तौर पे समझते हैं कि पहले कोई हमको $1 देता था कोई विदेशी व्यक्ति, तो हम उसको 80 रुपये का सामान देते थे भारत में। लेकिन अब हमको वो $1 ही दे रहा है, लेकिन हम उसको $1 के बराबर कितने का सामान दे रहे हैं, 100 रुपये का सामान दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम अपने देश में जो है पहले से अधिक सामान दे रहे होंगे, यानी उसके $1 में ही पहले 80 का सामान, अब 100 का सामान। इसका मतलब हम उसको पहले की तुलना में अधिक सामान दे रहे हैं। और अगर पहले की तुलना में अधिक सामान दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी नज़र में हमारी वस्तुएं क्या हुई हैं, सस्ती हुई हैं। और अगर सस्ती हुई हैं तो वह हमारी वस्तुओं की जो मांग है, जो डिमांड है, वो डिमांड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारा जो निर्यात होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब एक बात ध्यान देना है कि जो अवमूल्यन है, अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वह निर्यात को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। और इसलिए चूंकि जो है अवमूल्यन के माध्यम से जो निर्यात होता है वह क्या हो जाता है, सस्ता होता है। क्लियर बात। सो आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब एक एक बार करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, यानी कि निर्यात यानी एक्सपोर्ट में जो है कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए जो है अवमूल्यन किया जा सकता है, या अवमूल्यन का ये प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन तो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर लग रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो निर्यात है
उसकी जो है मात्रा को, उसके कह सकते हैं उसकी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको क्या करना, बढ़ाना। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर लग रहा है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर बात, ये पहली बात क्लियर हो गया। कई बार ये सवाल पूछा गया कि अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हमेशा आपको बताना है कि अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। जो घरेलू मुद्रा है वो हमारी क्या है, रुपया, और विदेशी मुद्रा क्या है, डॉलर। तो यहाँ कह रहे हैं घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। यहाँ पर घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो मूल्य बढ़ाता नहीं है। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर होता घटाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो याद रखिएगा सही स्टेटमेंट क्या होगा कि विदेशी घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को क्या करता है, घटाता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ाने की बात कह रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। जब हम निर्यात अधिक करेंगे, आयात कम करेंगे, तो इसमें सुधार नहीं होगा। एक्चुअल में जो हमारा ट्रेड होगा वह इम्बैलेंस होगा, या तो सरप्लस के स्टेट में जाएगा या तो डेफिसिट के स्टेट में जाएगा। तो ये सुधार की स्थिति भी जो है गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट होगा आपका पहला केवल जो है वह सही स्टेटमेंट है, और ये ऑप्शन ए आपको ठीक ढंग से समझाता है। यानी कि अगर हम सही कूट की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्टली इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। उपरोक्त कथनों में केवल पहला कथन सही है, बाकी ये दोनों ही कथन क्या हो गए, गलत हो गए हैं। क्लियर बात। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और आपको जो है कौन सा युग्म सुमेलित है। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये युग्म का मतलब आप स्टेटमेंट को लेकर के इसको समझिएगा। क्लियर बात। सो आज का क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिगार्डिंग 5-6 सवाल कर रहे हैं और बढ़िया सवाल कर रहे हैं। आई थिंक सो आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और आपको प्रश्नों की करने की जो समझ है वो अभी आप बहुत बढ़िया से उसको डेवलप कर पाएंगे। क्लियर बात। सो हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। व्यापार आधिक्य पूछा जा रहा है आपसे, और व्यापार आधिक्य में आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो निर्यात है आयात से कम होता है, और व्यापार घाटे में कहा जा रहा है कि आयात निर्यात से कम होता है। और आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली सही है। तो सबसे पहले हम लोग व्यापार की बात करते हैं, यानी कि अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, या अगर हम बात करें ट्रेड की बात करें अगर हम, तो ट्रेड के जो है ट्रेड में जब हम जो है आधिक्य, घाटे या संतुलन की बात करते हैं, तो इस आधार पर 3 प्रकार का जो है ट्रेड बैलेंस बनता है। 3 प्रकार का ट्रेड बैलेंस बनता है। पहला जो बनता है वो संतुलित का बनता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो, ना किसी से कोई कम हो ना कोई किसी से ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका वह कहलाता है संतुलित बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। यानी कि ये संतुलित, ये आपका संतुलित जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, यानी कि इसे हम लोग बैलेंस जो है ट्रेड कहते हैं हम लोग। दूसरा जो केस होगा ये होगा जब इंपोर्ट जो है कम हो गया और एक्सपोर्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इंपोर्ट का मतलब आयात कम हुआ, निर्यात ज़्यादा हुआ, तो निर्यात के ज़्यादा होने से, इंपोर्ट के कम होने से हमारा फॉरेक्स जो है वह घटेगा, और हमारा जो है एक्सपोर्ट के अधिक होने से, इंपोर्ट के कम होने से हमारा जो ट्रेड होगा वो एग्जैक्टली बनेगा किसमें, सरप्लस में बनेगा। सरप्लस का मतलब या आधिक्य में बनेगा। चूँकि एक्सपोर्ट अधिक हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, तो हमारी जो स्थिति होगी ट्रेड में वह सरप्लस की होगी, यानी आधिक्य की होगी। और अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरे स्टेटमेंट में इंपोर्ट जो है अधिक होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। जो भारत की स्थिति हम मान सकते हैं, जहां पर हमारा जो ट्रेड होगा वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, डेफिसिट का बनेगा, यानी ये बनेगा आपका घाटे का बनेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट है और इसी 3 स्टेटमेंट पर ये सवाल हल हो जाएगा। व्यापार आधिक्य की बात की जा रही है, तो व्यापार आधिक्य कहाँ है भैया, सरप्लस यहाँ पर है। ठीक है, अब ये सरप्लस की स्टेट में क्या है बताइए, इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि जो है क्या है, निर्यात। यहाँ अगर हम बात करें, आयात कम है, निर्यात ज़्यादा है, निर्यात आयात से कम है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, निर्यात जो है आयात से अधिक है। क्लियर बात, यानी एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट अधिक है किससे, इंपोर्ट से, यानी निर्यात अधिक है आयात से, निर्यात आयात से कम है। यहाँ पर कम कहा जा रहा है, हालांकि जो है जो निर्यात है वह अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, व्यापार घाटा, यानी कि हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें अगर, तो ट्रेड डेफिसिट में क्या कह रहे हैं, जो आयात है, जो इंपोर्ट है वह निर्यात से कम है,
यानी आयात कम है, निर्यात ज़्यादा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयात ज़्यादा है और निर्यात क्या है, कम है। ये घाटे की स्थिति में, यानी घाटे की स्थिति में आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं क्या, आयात कम है निर्यात से। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, और दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इन सभी कूट में ऑप्शन डी जो है एग्जैक्टली करेक्ट जा रहा है, यानी कि इसमें जो है जो सही आंसर होगा वो ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली जो है आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। आई थिंक सो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर ये सवाल जो है वो फ्रेम हुआ था। क्लियर बात। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, बहुत आसान सा है। प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो गया। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर बात। सबसे पहला, यह देश में आर्थिक विकास के लिए ऋण निवेश का एक माध्यम है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें एक दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश शामिल है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। या देश के कैपिटल अकाउंट में सकारात्मक पॉजिटिव रूप से योगदान करता है। आपको बताना है क्या, सही उत्तर बताना है, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात। ओके, सो सबसे पहले हम एफडीआई की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है किसी विदेशी कंपनी या विदेशी जो है व्यक्ति द्वारा भारत की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन में किया गया एक निवेश होता है, जो वास्तव में पूंजी में, तकनीकी में, या यूँ कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में विदेशी धरती द्वारा भारतीय धरती पर निवेश किया जाता है। और इस निवेश के माध्यम से एक नए एंटरप्राइज की स्थापना होती है। यानी जब कोई विदेशी जो है कंपनी या कोई संस्था या कोई व्यक्ति भारत में कोई उद्योग स्थापित करता है उत्पादन के उद्देश्य से, चाहे वो स्वतंत्र तरीके से, चाहे वह भारत की किसी कंपनी के साथ टाई अप करके, तो यह उत्पादन की जो यूनिट ओपन हुई है, दरअसल ये एग्जाम्पल होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये एग्जाम्पल होगा। जैसे भारत में हम जानते हैं टेस्ला आ रही है, हमने बहुत सुना होगा टेस्ला का नाम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो है ईवी बनाने वाली एक कह सकते हैं सुपर जो है कह सकते हैं लग्जरियस कार बनाने वाली यह एक कंपनी है। तो टेस्ला का भारत में आना एग्जैक्टली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो ऑफ एफडीआई। ये भारत में वास्तव में एफडीआई के इनफ्लो का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कोई विदेशी कंपनी जब भारत में अपना उत्पादन यूनिट लगा रही है उत्पादन के उद्देश्य से, जो वास्तव में देश के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि करेगा और रोजगार सृजन में भी काफ़ी मदद करेगा, ये जो उद्देश्य होता है निवेश का, ये दरअसल एफडीआई का जो है उद्देश्य होता है। अब इसी आधार पर हमको अपने आंसर को ढूंढना होगा। तो पहला क्या है, यह देश में आर्थिक विकास के लिए ऋण निवेश है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये निवेश तो है बट ये ऋण नहीं है, ये लोन नहीं होता है। विदेशी कंपनी स्वेच्छा से भारत के नियमों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करती है, यह किसी प्रकार का ऋण नहीं होता है। और इस आधार पर यह पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, यह दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग एफपीआई को फॉलो कर सकते हैं, बट एफडीआई इज ऑलवेज कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड की बात करें, यह देश के पूंजीगत खाते में सकारात्मक रूप से योगदान देता है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो दो अकाउंट्स हैं, करेंट और कैपिटल। तो जो आपका एफडीआई है, जो आपका एफपीआई है, जो आपका बोरोविंग्स है, बोरोविंग्स में जो ईसीबी है, एक्सटर्नल असिस्टेंस है, इट्स ऑल दैट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और अगर जो है भारत में एफडीआई आ रहा है, यानी इनफ्लो अगर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो आएगा, तो यह केवल कैपिटल अकाउंट में ही सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा इसको, एग्जैक्टली हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सकारात्मक रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो जब पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूंजीगत खाते को तो करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपका दूसरा और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है और पहला गलत हो गया, तो दूसरा तीसरा को हम लोग ढूंढ लेते हैं। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के संदर्भ में। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बात। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिणाम स्वरूप भारत से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्वाह होगा। बहिर्वाह का मतलब होगा आउटफ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग। एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। तो बहिर्वाह का मतलब क्या होगा,
यानी कि आउटफ्लो होगा। परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी पोर्टफोलियो, एफपीआई का बहिर्वाह का मतलब होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वह भारत से बाहर जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहले अपने ग्राहक को जाने मानकों को सरल करने से। एक बात ध्यान दीजिएगा, अपने ग्राहकों को जाने यानी कि जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है, ये नो योर कस्टमर गाइडलाइंस का जो संदर्भ है, वास्तव में यह संदर्भ है ना एफपीआई से रिलेट नहीं करता है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं करता है, ये रिलेट करता है बैंकिंग सिस्टम से। जहाँ पर जो है आरबीआई की ये गाइडलाइंस होती है, जहाँ पर कोई भी कस्टमर या कोई भी एंटिटी जब बैंक से जुड़ता है तो बैंक से जुड़ने के लिए जो है कोई भी बैंक के प्रोडक्ट से आप जुड़ रहे हैं, सो आपको जो है केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। एंड अंडर केवाईसी आपको बैंक के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, जिसमें एक आईडी एंड एड्रेस प्रूफ विथ योर रिसेंट फोटोग्राफ जमा करना होता है, ताकि बैंक आपको केवाईसी नॉर्म्स के अंतर्गत आपको कैटेगराइज कर पाए कि आप बैंक के किस तरीके के कस्टमर हैं। आप लो रिस्क कस्टमर हैं, आप मीडियम रिस्क कस्टमर हैं, आप हाई रिस्क कस्टमर हैं। तो ये बैंकिंग सिस्टम में यूज होने वाली शब्दावली है जो एफपीआई से कोरिलेट नहीं करती है। क्लियर है बात? सो ऑप्शन ए आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले ही एफपीआई से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, अमेरिका में ही नहीं अन्य कुछ विकसित देशों की बात भी करें, अगर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो भारतीय निवेशक होते हैं वो वास्तव में अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्शन जो है वो वास्तव में हमारे देश से पूंजी का आउटफ्लो कराता है, यानी हमारे देश से बहिर्वाह होता है, यानी हमारे देश से पूंजी का आउटफ्लो होता है टू द नेक्स्ट कंट्री, या उस कंट्री में जहां पर मुद्रा पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दर में जो वृद्धि होगी वास्तव में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे देश से इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि निवेशक बाहर पैसा लगाने लगेंगे। ऑप्शन 2 इज एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड की बात करें हम लोग तो भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन से, यानी कि अगर भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए तो जो है क्या होगा, यानी एफपीआई का बहिर्वाह होगा या इनफ्लो होगा इसका। तो याद रखिएगा जब भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होगा, अभी हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस भी किया है कि जब भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो भारतीय मुद्रा अन्य देशों की मुद्रा की करेंसी या अन्य देशों की करेंसी की तुलना में क्या होती है? कमज़ोर होती है। जब अवमूल्यन होगा तो हमारी मुद्रा कमज़ोर होगी और विदेशी मुद्रा क्या होगी? मजबूत होगी। क्लियर बात? जब विदेशी मुद्रा मजबूत होगी तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय निवेशकों का आकर्षण उस देश के प्रति बढ़ेगा जिस देश में वास्तव में मुद्रा मजबूत स्थिति में है, जो कि वो अधिक रिटर्न कमाने के लिए अपने पैसे को निवेश करेंगे उन देशों में जहां से वो पैसा कमाना चाहते हैं। सो ऑप्शन 3 जो है ये वास्तव में ये स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, ये दोनों ही सही हो गया। तो ऑप्शन जो है मुझे लगता है ढूंढने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सही उत्तर ढूंढना था, हमने सही भी ढूंढ लिया, गलत भी ढूंढ लिया। अब आपसे जो सवाल पूछा जाए आप बता देंगे, चाहे सही पूछा जाए तो भी बता देंगे, गलत पूछा जाए तो बता देंगे। गलत पूछा जाता तो ऑप्शन ए गलत होता, सही पूछा जा रहा है तो 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है इस जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अपने जो है अगले सेगमेंट की तरफ, और ये हम लोग की क्लास का अंतिम जो है पड़ाव होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे पूछा हुआ प्रीवियस वीडियो में एक सवाल और उसका जवाब, और फिर आपके लिए एक नया प्रश्न मिलता है जिस पर आप अपने जवाब को बड़े उत्साह के साथ जो है वह अब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। क्लियर है बात? बात करें सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपसे पूछा गया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है और इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, और पूछा जा रहा है कि सर इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सवाल पूछा गया था आपसे। तो पहला ऑप्शन था इसमें भारतीय परिवारों के पास बेकार पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना, एंड दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट था। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य यही था कि वास्तव में जो भारतीय परिवारों के पास घर में पड़े सोने हैं उनको बैंकों तक लाया जाए ताकि उनका हम मोनेटाइजेशन कर पाएँ, या उनको हम जो है अर्थव्यवस्था में डालने के बाद अर्थव्यवस्था में इसका यूज हो पाए, प्रयोग हो पाए। घर में पड़े हैं सोने तो मुझे लगता है उसका कोई यूज नहीं है। जब सोने का मूल्य बढ़ेगा तो आपके भी सोने का मूल्य बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बैंक में रखेंगे तो सोने का मूल्य भी बढ़ेगा और आपको जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। क्लियर बात? तो जो है पहला तो ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो गया। सोने और आभूषण क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देना, एफडीआई से इसका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इसका एफडीआई से, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा है
सोने के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, ये एक वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम इंपोर्ट पर, गोल्ड का जो इंपोर्ट है हमारे ट्रेड में सबसे अधिक व्यय किया जाता है, यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है हम जो है इंपोर्ट पर व्यय करते हैं गोल्ड के एक्सपोर्ट में, यानी गोल्ड के जो है इंपोर्ट के लिए, यानी जो मेटल का इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम व्यय करते हैं गोल्ड पर। सो ऑप्शन 3 जो है एग्जैक्टली आपका सही स्टेटमेंट हो रहा है, जो कि जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम जो है इंप्लीमेंट होगा, तो ये दरअसल अलग अलग स्कीम है। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके अंतर्गत आपको ये सुविधा दी गई थी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना है तो आप फिजिकल गोल्ड में ना करके गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट में करिए, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका नाम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होगा और उस डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली गोल्ड के बराबर होगी। तो अगर आपको सोना खरीदना है तो आप कागज खरीदिए, उस कागज की वैल्यू गोल्ड के बराबर होगी। तो अगर आप कागज खरीदेंगे तो गोल्ड के इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो आप गोल्ड खरीद रहे थे उस गोल्ड को सरकार इंपोर्ट नहीं करेगी, तो इससे हमारा फॉरेक्स भी ठीक रहेगा। तो वास्तव में ये उद्देश्य था एक, क्लियर है बात। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में था कि आपके पास जो घर पड़े सोने हैं आप उसको बैंक में रख सकते हैं, और उस सोने पर आपको गोल्ड की वैल्यू के बढ़ने का तो लाभ मिलेगा, प्लस आपको 2% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। घर में है तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक में रखेंगे तो उसका हमको ब्याज भी मिलेगा, क्लियर बात। सो ये आपका अगर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढा जाए तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, N3 करेक्ट होगा, और इसके अनुसार हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है। और आपसे पूछा जा रहा है, सही उत्तर पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हमने एकदम फाइंड आउट कर लिया। केवल 1 और 3 जो है वह सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में, क्लियर है बात। और फिर अपनी अगली कड़ी में ये सवाल होता है आपसे, और ये सवाल है आपका अरविंद मायाराम समिति, एक समिति है, समिति बनी थी, और इसका पूछा जा रहा है इसका संबंध किससे है। क्या ये एफडीआई और एफपीआई को परिभाषा बताता है? दूसरा, क्या ये पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है? क्या ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है? या क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने से संबंधित है? ये क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जो है जरूर से जरूर आपको इसका आंसर करना होगा। और अगर नहीं होगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हम दोनों का जो रोल है वह जो है, जो दोनों का हम लोग का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, और ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। सो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आप लोग ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा कोई अगर मॉडिफिकेशन होगा या आप किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन चाहते हैं, या इकॉनमी के कुछ करेंट चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हो सकता है कि हम लोग अगली जो है जो क्लास लें वो आपके उसी सजेशन पर आधारित हों। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोगों को अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।